तो चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्निंग सेशन के डे 6 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का टॉपिक कवर करेंगे। मगध राजवंश। मगध राजवंश में जितने भी प्रारंभिक राजवंश हुए हैं, आप जानते हैं कि मगधों का जो प्रारंभिक राजवंश है उसमें सबसे पहले आपका नाम आता है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश, उसके बाद नाम आता है आपका हर्यक वंश। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, और फिर लास्ट का वंश रहेगा नंद वंश। ये जितने भी मगध के प्रारंभिक राजवंश हैं इन सभी वंश को कवर करेंगे। आप जानते हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य नए वंश मौर्य वंश की शुरुआत किया था। ठीक है, उसके बाद आज के सेशन में हम देखेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट को कवर करेंगे। उसके बाद आज का एक टॉपिक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का व्यक्तिगत सत्याग्रह। आप जानते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे हुए थे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे, और अगर तृतीय सत्याग्रही की बात करें तो ब्रह्मदत्त हुए थे। ठीक है, आज के सेशन में पूरे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पाल वंश। देखिए आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पाल वंश। आप जानते हैं कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल हुआ था। पाल वंश के सबसे महान शासक था धर्मपाल। आप जानते हैं कि ये धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से शामिल होने वाला भी कौन था? धर्मपाल था। ठीक है, याद रखिएगा आज के सेशन में इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। हिस्ट्री का ये सभी टॉपिक है। उसके बाद देखिए जियोग्राफी का जो टॉपिक है, आज के सेशन में भूगोल का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम कवर करेंगे भूकंप के बारे में। ठीक है, भूकंप आप जानते हैं कि भूकंप तरंगे कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं, PSL यानी प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स। ठीक है, यानी लव वेव्स को आप जानते हैं कि सतही तरंगे भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इन जितने भी तरंगे हैं, ठीक है, और भी इससे संबंधित जितने भी भूकंप से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट को आज के सेशन में कवर किया जाएगा। देखिए आज के सेशन में पॉलिटी का टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति। देखिए इससे पहले वाले सेशन में हमने राष्ट्रपति पे आपको कंप्लीट जितना भी राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल थे उन सभी आर्टिकल और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट उनसे बन सकते थे उन सभी फैक्ट को भी हमने आपको कवर करवाया था। आज के सेशन में हम उपराष्ट्रपति का टॉपिक कवर करेंगे, यानी उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को आज के सेशन में कवर किया जाएगा। उसके बाद आज के सेशन में राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह जैसे आपका राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, उसके बाद आप राष्ट्रगान क्या है भारत का, राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रीय पंचांग क्या है। ठीक है, तो जितने भी राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, सभी को आज के सेशन में कवर किया जाएगा। उसके बाद पॉलिटी का अगला टॉपिक हम कवर करेंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित। ठीक है, निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट को कवर करेंगे। देखिए मिसलेनियस का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के सेशन में है, प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक, और दूसरा है भारतीय सांस्कृतिक संस्थान एवं उसकी स्थापना वर्ष। ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का सेशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 10 रहेगा, और ये 10 प्रश्न MCQ फॉर्मेट पे होंगे। ठीक है, मेरा तो उद्देश्य है कि आपको हम पहले टॉपिक कंप्लीट करवाएं। ठीक है, हो सकता है कि अगले डे से, अगले मॉर्निंग सेशन से हम 25 क्वेश्चन रख दें। ठीक है, 25 MC क्वेश्चन रहेंगे, और उसी में जितने भी फैक्ट बन सकते हैं क्वेश्चन से संबंधित उन सभी क्वेश्चन को करवाएं। ठीक है, देखिए आज का जो ये सेशन है ये बिहार CGL, UPSI, BPSC AEDO, बिहार दरोगा, रेलवे, SSC एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मॉर्निंग सेशन के डे 6 का फर्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ठीक है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और बाद में वो भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? इसका ऑप्शन है आपके सामने, ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन और डी है नागदशक। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये सभी किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से। किस वंश से? हर्यक वंश से। और एक बात याद रखिएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हुआ था, और एक नाम आता है बिंदुसार का, यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बिंदुसार ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, बिंदुसार जो था ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, बिंदुसार का ही पुत्र हुआ था अशोक। ठीक है, और बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, अभी आप पढ़िएगा मगध के प्रारंभिक वंश। मगध के प्रारंभिक वंश में सबसे पहले हम लोग आज कवर करेंगे बृहद्रथ वंश को। बृहद्रथ वंश को, ठीक है, बृहद्रथ वंश के बाद हुआ था हर्यक वंश, जिस वंश के बारे में अभी आपका प्रश्न बना है, हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद हम लोग कवर करेंगे शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। उसके बाद अंत में कवर करेंगे नंद वंश।
ठीक है। नंद वंश, आप जानते हैं कि नंद वंश का ही अंतिम शासक हुआ था धनानंद। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य एक नए वंश मौर्य वंश की शुरुआत किया था। ठीक है, तो नंद वंश के बाद कौन सा वंश आता है आपका? मौर्य वंश। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हड़ियक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। हड़ियक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्यों ना कहा जाए इसको पितृहंता वंश? अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करता है, अजातशत्रु का पुत्र उदयन इसकी हत्या कर देता है, यानी बेटा अपने पिता की हत्या कर करके गद्दी पर बैठता है, इसलिए हड़ियक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए अब हम मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध साम्राज्य के उत्थान में आप देख रहे हैं कि कुल 4 वंश हुए हैं। कौन कौन से? बृहद्रथ वंश, हड़ियक वंश, फिर हुआ है शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। ठीक है, तो इसका क्रम भी आप जरूर याद रखिएगा। पहले बृहद्रथ वंश, उसके बाद हड़ियक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अगले वंश मौर्य वंश की शुरुआत की थी। ठीक है, तो नंद वंश के पश्चात किस वंश की शुरुआत हुई थी? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल अभी हम 4 जो इंपॉर्टेंट वंश है इनको कवर करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके सामने है बृहद्रथ वंश। देखिए बृहद्रथ वंश या मगध राज्य का सबसे प्राचीन वंश हुआ करता था। कौन सा वंश? मगध राज्य का सबसे प्राचीन वंश था आपका बृहद्रथ वंश। इसका संस्थापक था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ हुआ करता था और बृहद्रथ का पुत्र का नाम था जरासंध। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था और मगध का जो प्रारंभिक वंश था या प्राचीन वंश था बृहद्रथ वंश, इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो याद रखिएगा गिरिबज्र या राजगीर। ठीक है, गिरिबज्र या राजगीर हुआ करती थी। आप जानते हैं कि इसी राजगीर में राजगीर के सप्तपर्णी नामक गुफा में प्रथम बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी। ठीक है, अब देखिए जरासंध। जरासंध के बारे में आप याद रखिएगा कि यह भीम के हाथों मल्ल युद्ध में मारा गया था। किसके हाथों मारा गया था? भीम के हाथों मारा गया था। ठीक है, तो जरासंध को मारने वाला कौन था? भीम था। ठीक है, और जरासंध किसका पुत्र था? याद रखिएगा बृहद्रथ का पुत्र था और बृहद्रथ वंश मगध राज्य का सबसे प्राचीन वंश हुआ करता था। देखिए बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? याद रखिएगा रिपुंजय। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक हुआ था। तो किसी भी वंश का आप संस्थापक और अंतिम शासक ना भूले। ठीक है, संस्थापक और अंतिम शासक ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, संस्थापक और अंतिम शासक आप जरूर याद रखिए, जरूर याद रखिए। तो बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, और इसका अंतिम शासक कौन हुआ था? रिपुंजय हुआ था। इसका अंतिम शासक कौन हुआ था? रिपुंजय हुआ था। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और बृहद्रथ का ही पुत्र था जरासंध। ठीक है, और बृहद्रथ वंश का राजधानी कहाँ हुआ करता था? राजगीर या फिर इसी को गिरिबज्र भी बोलते थे। ठीक है, गिरिबज्र या राजगीर। ठीक है, और मगध राज्य का यह सबसे प्राचीन वंश हुआ करता था। तो चलिए इस प्रकार से हमने बृहद्रथ वंश के बारे में कंप्लीट किया। अब हम हड़ियक वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए हड़ियक वंश, हड़ियक वंश के बारे में आप याद रखिएगा कि हड़ियक वंश का संस्थापक बिंबिसार हुआ था। कौन हुआ था? बिंबिसार। हड़ियक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और ये 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, हड़ियक वंश की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। हड़ियक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगृह हुआ करती थी। देखिए इसके प्रथम राजा हड़ियक वंश प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बिंबिसार प्रथम राजा हुआ था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ठीक है, हड़ियक वंश ही सर्वप्रथम ऐसा वंश हुआ था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ठीक है, देखिए इसने साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है, इसने इसके जितने भी राजा हुए थे सभी विवाह नीति अपनाए थे। ठीक है, हड़ियक वंश के जो भी शासक हुए थे ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह नीति अपनाए थे। ठीक है, आगे देखिए अब बिंबिसार के बारे में फैक्ट देखिए। देखिए इसका अन्य नाम हुआ करता था श्रोणिक या क्षेत्रोजस। श्रोणिक या क्षेत्रोजस। ठीक है, याद रखिएगा बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? श्रोणिक या फिर क्षेत्रोजस। याद रखिएगा यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देखिए इसने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, बिंबिसार का अन्य नाम था श्रोणिक या इसी को क्षेत्रोजस भी कहते थे। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देखिए अजातशत्रु ने इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु इसका पुत्र था जो कि इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था। आज का ये प्रश्न भी बना है आपका। और आप याद रखिएगा कि हड़ियक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। हड़ियक वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए और इस फैक्ट को तो आप जरूर याद रखिएगा कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, आगे देखिए अजातशत्रु। अभी आप जस्ट पढ़ें कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है, देखिए अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक।
आपसे प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि कुनिक किसका उपनाम हुआ करता था। ठीक है, मगध के किस शासक का उपनाम कुनिक हुआ करता था? तो याद रखिएगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। देखिए शुरू में तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, ये सभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको जिसमें हम टिक लगाते हैं आप उसको जरूर याद रखिए। ठीक है, देखिए इसके सुयोग्य मंत्री का नाम था बर्षकार। इसके सुयोग्य मंत्री का क्या नाम था? बर्षकार हुआ करता था। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का क्या नाम था? बर्षकार। ठीक है, आगे देखिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है, अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है, इसने अपनी पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था, इसलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है, यानी पिता का हत्यारा। और किसको मारा था? ये याद रखिएगा बिंबिसार को। ठीक है, बिंबिसार को मारा था, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, आप बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज मत होइएगा। बिंदुसार ये मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार जो था ये मौर्य वंश का शासक था। आप जानते हैं कि बिंदुसार का ही पुत्र हुआ था अशोक। और बिंदुसार किसका पुत्र था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ था और इसका पुत्र हुआ था आपका बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अजातशत्रु के बारे में। देखिए इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभाएं राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ठीक है, इसी के समय में प्रथम बौद्ध सभाएं राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और किनकी अध्यक्षता में हुआ था? महाकश्यप की अध्यक्षता में। ठीक है, और कब हुआ था? याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में। आप जानते हैं कि कुल 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, जिसमें 3 बौद्ध सभाएं बिहार में आयोजित हुई थी। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कहाँ कहाँ हुई थी? प्रथम हुई थी आपका राजगृह में, या फिर राजगीर कह सकते हैं, प्रारंभिक नाम इसका राजगृह या गिरिवज्र हुआ करता था। दूसरा हुआ था आपका वैशाली में। ठीक है, उसके बाद तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये तीनों तो बिहार में हुए थे, लेकिन जो लास्ट हुआ था ये बिहार से बाहर हुआ था। लास्ट एकमात्र हुआ था जो बिहार से बाहर हुआ था। इस बार का बीपीएससी का ये प्रश्न भी बना था। ये बिहार से बाहर कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। और किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा वसुमित्र ने किया था। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध सभाएं कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप जरूर इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अजातशत्रु के बारे में। देखिए इसका पुत्र का नाम था उदयन। अजातशत्रु का पुत्र हुआ था उदयन। जिस प्रकार से इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था, फिर इसका पुत्र उदयन ने इसकी हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था और इसका पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ था, जिसने इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये तीनों आप क्रम से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अजातशत्रु के बारे में, इसे रथ मूसल एवं महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसने रथ मूसल एवं महाशिला कंटक, तो रथ मूसल एवं महाशिला कंटक का उपयोग करने वाला पहला शासक कौन हुआ था? अजातशत्रु हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु ने ही सर्वप्रथम रथ मूसल एवं महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है, अजातशत्रु की हत्या इसका पुत्र उदयन ने कर दिया था और गद्दी पे बैठा था। ठीक है, अजातशत्रु के समय में ही पहला बौद्ध सभाएं राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप। अब देखिए अजातशत्रु के बारे में। देखिए यह वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, कि आम्रपाली के प्यार में पड़ने वाला कौन सा शासक था? तो याद रखिएगा अजातशत्रु हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु यह वैशाली की प्रसिद्ध, आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वैशाली की जो नृत्यांगना थी आम्रपाली, इसके प्यार में पड़ गया था आपका अजातशत्रु। ठीक है, आगे देखिए अब हम उदयन के बारे में जानते हैं। देखिए उदयन यह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जो था यह जैन धर्म का अनुयायी था। इससे पहले हम लोगों ने 2 शासक के बारे में कवर किया था, एक बिंबिसार के बारे में और इसका पुत्र अजातशत्रु के बारे में। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में, ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अजातशत्रु तो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था प्रारंभ में, लेकिन बाद में ये भी बौद्ध भिक्षु बन गया, यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए उदयन के बारे में, इसने पाटलिग्राम, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाटलिग्राम की स्थापना करने वाला कौन हुआ था? उदयन हुआ था। ठीक है, और उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। उदयन के पिता का क्या नाम था? अजातशत्रु। इसकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था और अजातशत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार, ना कि बिंदुसार। ठीक है, बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। ठीक है, और याद रखिएगा कि उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी तथा इसे अपनी राजधानी बनाई थी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको मत भूलिएगा। आगे देखिए हड़ियक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ था। हड़ियक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। और इसने याद रखिएगा, और नाग जो दशक था ये उदयन का पुत्र था। नागदशक किसका पुत्र था? उदयन का। तो एक क्रम से आप लिखते चले जाइएगा। ठीक है, और लिखिए खूब। देखिए बिंबिसार का पुत्र हुआ था आपका अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र हुआ था आपका उदयन,
और उदयन का पुत्र हुआ था आपका नागदशक। उदयन का पुत्र कौन हुआ था? नागदशक। ठीक है, तो ये चारों जो हैं ये सभी हर्यक वंश से संबंधित है। देखिए बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक हुआ था और नागदशक ये हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ था। ठीक है, अंतिम शासक हुआ था। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर जरूर याद रखिएगा, किसी भी वंश का संस्थापक और अंतिम शासक और राजधानी आप जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नागदशक। नागदशक को उसके ही अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ करके मगध का अगला शासक बना और इसने एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हो गया आपका? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हो गया आपका? शिशुनाग। और याद रखिएगा कि नागदशक या हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, इसी को औपदस्थ करके, ठीक है, इसी को औपदस्थ करके शिशुनाग मगध का अगला शासक बनता है और एक नए वंश शिशुनाग वंश की नींव डालता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हर्यक वंश से संबंधित जितने भी शासक थे और उनसे जितने भी संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने सभी को कवर किया। अब हम अगला वंश शिशुनाग वंश के बारे में देखते हैं। चलिए शिशुनाग वंश। देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग हुआ था। ठीक है, आपको हम बताते हैं कि किसी भी वंश का संस्थापक और उसका अंतिम शासक आप जरूर याद रखिएगा। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हुआ? शिशुनाग हुआ था। देखिए इसने अवंती एवं वत्सराज को मगध में मिलाया था। तो अवंती एवं वत्सराज को मगध में मिलाने वाला कौन शासक था मगध का? तो याद रखिएगा शिशुनाग था। ठीक है, देखिए शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलीग्राम से हटाकर वैशाली कर लिया था। ठीक है, देखिए पाटलीग्राम, याद रखिएगा कि पाटलीग्राम का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक, पाटलीग्राम की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। ठीक है, उदयन ने किया था और उदयन ने इसको अपनी राजधानी भी बनाई थी। तो जब शिशुनाग याद रखिएगा कि मगध का शासक बना था तो ये पाटलीग्राम से अपनी राजधानी को हटाकर कहां पे लेके चला गया? वैशाली लेके चला गया। लेकिन ये वैशाली रहा नहीं ज्यादा दिनों तक, इसका जब उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ था। ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ था, ये पुनः राजधानी पाटलीग्राम लेके चला आया था। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, एक बार रिवीजन करिए। देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हुआ था? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। आप जानते हैं कि शिशुनाग नागदशक को पराजित करके, किसको? नागदशक को अपदस्थ करके ये अगला शासक बना था मगध का और मगध पे एक नए वंश शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। नागदशक आप जानते हैं कि ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था, हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ था। ठीक है, हर्यक का अंतिम शासक हुआ था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और हर्यक वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक हुआ था आपका बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र हुआ था आपका अजातशत्रु, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। और अजातशत्रु का पुत्र हुआ था उदयन, जिसने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। यानी ये तीनों तो आप एक क्रम से याद रखिएगा कि बाप बेटा जो था, मतलब बेटा जो था वो बाप की हत्या कर करके गद्दी पे बैठते चला गया। ठीक है, इस अजातशत्रु के बारे में आप जानते भी हैं कि इसको पितृहंता कहा जाता है, यानी पिता का हत्यारा कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो उदयन ने भी पिता की हत्या किया था, लेकिन अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि पितृहंता किसको कहा जाता है तो अजातशत्रु को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अब हम कालाशोक के बारे में जानते हैं। देखिए कालाशोक, इसने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, इसने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। आप जानते हैं कि इससे पहले जो शासक था शिशुनाग, ये अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था, पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। आप जानते हैं कि शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग जो था ये शिशुनाग वंश का संस्थापक था। आप जानते हैं कि ये शिशुनाग हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक को पराजित करके, किसको? नागदशक को पराजित करके मगध पे एक नए वंश की नींव डालता है। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश की। ठीक है, और ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के कहां पे लाया था? वैशाली। लेकिन जो ही इसका उत्तराधिकारी आया, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? कालाशोक ये राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को ले गया। ठीक है, देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और उदयन किस वंश का शासक था? ये भी याद रखिएगा, ये हर्यक वंश का शासक था, जरूर याद रखिएगा। देखिए कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध सभाएं वैशाली में साबाकामी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध सभाएं वैशाली में साबाकामी की अध्यक्षता में किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में संपन्न हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था ये भी आप याद रखिएगा, 383 ईसा पूर्व में, 383 बीसी में हुआ था। आप जानते हैं कि जब प्रथम था फर्स्ट बौद्ध सभाएं हुई थी ये 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, यानी 100 साल के बाद 483 बीसी में आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। तो 483 बीसी से प्रथम बौद्ध सभाएं आयोजित हुई थी, किसके शासनकाल में? तभी हम लोग इससे पहले जस्ट पढ़े थे, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, और कहां पे हुआ था? ये राजगृह में, ये राजगृह या गिरिबज्र में हुआ था। राजगृह के सप्तपर्णी नामक गुफा में, किसमें हुआ था? सप्तपर्णी नामक गुफा में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद द्वितीय बौद्ध सभाएं कहां पे हुई थी? याद रखिएगा, वैशाली में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? साबाकामी, कहीं कहीं पे आपको सूबीकामी भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है,
इसकी अध्यक्षता में हुई थी और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कब? 383 बीसी में, यानी नेट 100 साल के बाद। ठीक है, देखिए शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? नंदीवर्धन। तो अंतिम शासक तो आप जरूर याद रखिए। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक का नाम बताइए। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? हर्यक वंश का अंतिम शासक आपका हुआ था नागदशक। नागदशक, ठीक है, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अगर हम पूछे बृहद्रथ वंश का, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा रिपुंजय। रिपुंजय जो था ये बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक हुआ था। ठीक है, जरूर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार, ना कि बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, बिंबिसार ने किया था। और बृहद वंश की स्थापना किसने किया था? बृहद ने किया था, बृहद्रथ ने किया था। ठीक है, बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। और अंतिम शासक किसका हुआ था? रिपुंजय। ठीक है, और बृहद्रथ का ही पुत्र हुआ करता था जरासंध। जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का पुत्र था। और ये भीम के हाथों मल्ल युद्ध में मारा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी फैक्ट। आगे देखिए, अब हम अगला वंश नंद वंश को देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शिशुनाग वंश के बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आता है नंद वंश। देखिए, नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन हुआ था? महापद्म नंद हुआ था। देखिए, ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, महापद्म नंद जो था ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ था। देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक हुआ था। ना जाने ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, धनानंद के बारे में। देखिए, धनानंद यह सिकंदर का समकालीन भी हुआ करता था। सिकंदर का समकालीन, आज के इस सेशन में हम सिकंदर को भी कंप्लीट देखेंगे और सिकंदर के बारे में पूरे फैक्ट आपको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए, धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये फैक्ट आप मत भूलिएगा। ठीक है, नंद वंश के बाद कौन सा वंश का उदय हुआ था? मौर्य वंश का। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। और धनानंद के बारे में आप एक फैक्ट याद रखिएगा कि सिकंदर इसी के समकालीन था। ठीक है, और धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और महापद्म नंद, याद रखिएगा, ये नंद वंश का संस्थापक था। तो चलिए एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से वंश आज हमने आपको कंप्लीट करवाया है। ठीक है, पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। देखिए, याद रखिएगा, सबसे पहला वंश था आपका बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश था आपका सबसे पहला वंश। और बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन हुआ था? ऊपर हम संस्थापक लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे अंतिम शासक। देखिए, बृहद्रथ वंश का संस्थापक हुआ था आपका बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक इसका हुआ था रिपुंजय। रिपुंजय इसका अंतिम शासक हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा। हर्यक वंश, देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, ऊपर हम संस्थापक का नाम लिखेंगे और नीचे अंतिम शासक। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और इसका अंतिम शासक कौन हुआ था? नागदशक। नागदशक इसका अंतिम शासक हुआ था। ठीक है, ऊपर देखिए, ये संस्थापक है आपका, ऊपर संस्थापक है और नीचे आपका अंतिम शासक है। तो अंतिम शासक तो आप जरूर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद फिर है आपके सामने शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक था आपका, याद रखिएगा, शिशुनाग हुआ था। और इसका अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। और इसका अंतिम शासक हुआ था नंदीवर्धन। कौन हुआ था? नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ था। उसके बाद फिर हम आज पढ़ रहे हैं नंद वंश। देखिए, नंद वंश के बारे में आप जानते हैं कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हुआ था। ठीक है, और इसका अंतिम शासक धनानंद हुआ था। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चारों वंश के बारे में एक पेज में आप इस तरह से जरूर लिखा करिए। ठीक है, और संस्थापक और अंतिम शासक कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आप इसको एक बार जरूर देख के जाइए एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है, ए है धर्मपाल, बी है देवपाल, सी है गोपाल और डी है रामपाल। देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। आप याद रखिएगा कि गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कौन था? गोपाल था। ठीक है, गोपाल ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। देखिए, धर्मपाल, याद रखिएगा, ये पाल वंश का सबसे महान शासक हुआ था और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कौन था? धर्मपाल था। और जब 2 विश्वविद्यालय को आपने कवर किया ही, तो तीसरा भी आप याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। देखिए, पाल वंश के बारे में आप याद रखिएगा कि पाल वंश का स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था और पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। पाल वंश की राजधानी कहां थी? मुंगेर हुआ करती थी। जरूर जरूर याद रखिएगा। और पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? पाल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? याद रखिएगा, मदन पाल हुआ था।
पाल वंश का अंतिम शासक था आपका मदन पाल। अभी हम पाल वंश से संबंधित सभी फैक्ट को पूरे कवर करेंगे, ठीक है। देखिए पाल वंश के कौन कौन से शासक हुए हैं। पाल वंश के शासक हुए हैं आपका गोपाल। गोपाल आप जानते हैं कि ये पाल वंश की स्थापना किया था और साथ ही साथ इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया है। उसके बाद धर्मपाल, आप जानते हैं ये पाल वंश का सबसे महान शासक हुआ था। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से किसने शामिल हुआ था, याद रखिएगा धर्मपाल ने ही शामिल हुआ था, ठीक है। और इसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। फिर है धर्मपाल के बाद देवपाल, फिर है विग्रहपाल, फिर नारायण पाल, फिर महिपाल प्रथम, फिर रामपाल, उसके बाद फिर मदन पाल, ठीक है। देखिए मदन पाल ये पाल वंश का अंतिम शासक था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, मदन पाल हुआ था, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल और पाल वंश की राजधानी कहां हुआ करती थी, तो याद रखिएगा मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी, ठीक है। तो किसी भी वंश को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका संस्थापक, उस वंश की राजधानी और उसका अंतिम शासक आप जरूर याद रखा करिए, ठीक है। जैसे पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो गया, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी और पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल हुआ करता था। और पाल वंश का सबसे महान शासक आपका धर्मपाल हुआ था, ठीक है, जो कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से भाग लिया था, ठीक है। आगे देखिए अब हम पाल वंश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंप्लीट देखेंगे, ठीक है, एक एक फैक्ट को देखेंगे। देखिए पाल वंश बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जितने भी पाल शासक थे सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, मुंगेर। काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। देखिए पाल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए थे, धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महिपाल और नेपाल। आप याद रखिएगा कि इसमें जो धर्मपाल था ये पाल वंश का सबसे महान शासक हुआ था और इसी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और साथ ही साथ कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से भाग लेने वाला भी कौन था, धर्मपाल ही था। और पाल वंश का अंतिम शासक की अगर बात करें तो पाल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, तो याद रखिएगा मदन पाल हुआ था। मदन पाल पाल वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। आगे देखिए पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल हुआ था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। देखिए धर्मपाल इसने विक्रमशिला की स्थापना की थी। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था और साथ ही साथ इसने सोमपुर महाविहार का भी निर्माण करवाया था। आप जानते हैं कि विहार किसको बोलते हैं, विहार विहार बोलते हैं बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास स्थान होते हैं, निवास स्थान को विहार कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। देखिए धर्मपाल को सोठल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि दिया था। धर्मपाल को सोठल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि दिया था और सोठल एक गुजराती कवि हुआ करता था। देखिए कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। इसमें पाल वंश की ओर से धर्मपाल शामिल हुआ था। पाल वंश की ओर से कौन शामिल हुआ था, धर्मपाल, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए अब देखिए उदंतपुरी विहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। उदंतपुरी विहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। विहार के बारे में आप जानते ही हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास स्थान होते हैं उसी को विहार कहा जाता है, ठीक है। देखिए देवपाल, देखिए जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर इसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। कौन 5 गांव दान में दिए थे, देवपाल ने दिए थे, ठीक है। याद रखिएगा किसके अनुरोध पर, बालपुत्र देव के अनुरोध पर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में ही हुआ था। गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में ही हुआ था। देखिए पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, मदन पाल। पाल वंश की स्थापना किसने किया था, तो आप जानते हैं गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना किया गया था। पाल वंश का अंतिम शासक हो गया था आपका मदन पाल। अगर हम पूछे आपकी पाल वंशों की राजधानी कहां हुआ करती थी, तो याद रखिएगा मुंगेर। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ था, तो पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, ठीक है। तो इतना तो आप जरूर याद रखिए, ठीक है। धर्मपाल ने ही कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से भाग लिया था और धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और जबकि गोपाल के द्वारा याद रखिएगा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट्स में जरूर याद रखा करिए, ठीक है। इतना तो आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमने पाल वंश से संबंधित सभी फैक्ट को आपको बताया है। देखिए प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था। ऑप्शन है आपके सामने, ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सी राज गोपालाचारी और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में आप जानते होंगे कि 1940 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। और याद रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले जो सत्याग्रही चुने गए थे कौन थे, विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही कौन हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बात करें तीसरा सत्याग्रही कौन थे, तीसरा सत्याग्रही अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा ब्रह्मदत्त तीसरा सत्याग्रही हुए थे। ठीक है, ब्रह्मदत्त जो है ये तीसरे सत्याग्रही हुए थे। अभी हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब हुआ था, 1940 ईस्वी में। आप ईस्वी जरूर याद रखिएगा। देखिए, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, किस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए, तो याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी ये 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई थी। तो अगर आपको डेट नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ईस्वी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1940 को। तो ईस्वी 1940 जरूर याद रखिएगा। और किनके नेतृत्व में, ये बात तो आप जरूर याद रखिएगा, गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे कौन थे, विनोबा भावे थे। ठीक है, और द्वितीय सत्याग्रही कौन चुने गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से नॉर्मल सा फैक्ट है कि ये 1940 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में इसे शुरू किया गया था। और याद रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए, ठीक है, किस प्रस्ताव को, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया था। और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे हुए थे, जबकि द्वितीय सत्याग्रही हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, अगर हम तीसरे सत्याग्रही की बात करें तो इसका तीसरा सत्याग्रही कौन हुए थे, ब्रह्मदत्त। प्रथम हुए थे विनोबा भावे, द्वितीय हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन हो गए आपके, ब्रह्मदत्त हो गए। ठीक है, देखिए, सर्वोदय जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी किए थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा किया गया था। और ये जो स्थापना इन्होंने किया था, ये विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था विनोबा भावे जी का, तो याद रखिएगा गांधी जी के आदर्शों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो सर्वोदय अगर शब्द कहे तो याद रखिएगा ये गांधी जी का दिया हुआ शब्द है। अगर सर्वोदय समाज पूछे तो याद रखिएगा ये विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रही याद रखिएगा प्रथम कौन थे, विनोबा भावे, दूसरे हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे हुए थे ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से 4 नाम जुड़े हुए हैं, कौन कौन से, गांधी जी, याद रखिएगा इनके नेतृत्व में शुरू हुआ था। उसके बाद प्रथम सत्याग्रही कौन हुए थे, विनोबा भावे, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, द्वितीय हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन हो गए थे, ब्रह्मदत्त, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, और सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था, और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स की तरह आपको हमने बताया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ऑप्शन है, ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। और राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 64 में है। ठीक है, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका वर्णन है। अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति के पद का, भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 63 में। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले हमने राष्ट्रपति पे पूरे लेक्चर शूट किया है, और अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप उसको जरूर देखिए। याद रखिएगा, उसको देखने के लिए आपको करना क्या होगा, राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल हमने शॉर्ट्स में भी ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है, शॉर्ट्स वीडियो में। आप शॉर्ट्स वीडियो में एक बार देख लीजिए जाके। और अगर आप पूरे देखना चाहते हैं, पूरे डिटेल से राष्ट्रपति के बारे में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। वहां पर भारतीय संविधान से संबंधित एक हमने ऑलरेडी प्ले लिस्ट बनाया है, उसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट को उसमें हमने डिटेल से आपको बताया है। ठीक है, अभी हम आज के सेशन में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये प्रति माह है। 4 लाख रुपये प्रति माह है। ये जो वेतन मिलता है ये उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। ये उपराष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है। ये किस लिए वेतन मिलता है, इसे राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। राज्यसभा के
सभापति के रूप में कार्य करने के लिए इसे उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न में आए कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कितना रुपया वेतन मिलता है, तो 1 भी रुपया नहीं मिलता है। किसके लिए मिलता है? राज्यसभा के सभापति के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन सबको एक नजर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। किसके उपराष्ट्रपति के तर्ज पे? याद रखिएगा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पे। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है। देखिए, अनुच्छेद 63 में वर्णन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में वर्णन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर है अनुच्छेद 64 में वर्णन है कि उपराष्ट्रपति जो होगा ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो आप जानते हैं कि 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन है इसका। तो ये जो वेतन दिया जाता है ये राज्यसभा के सभापति के रूप के लिए इसको दिया जाता है। राज्यसभा का सभापति के रूप में ये कार्य करता है उपराष्ट्रपति, इसलिए इसको वेतन मिलता है। अगर पूछे कि उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए कितना वेतन मिलता है, यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो 1 रुपया भी नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 63 में किसका वर्णन है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 52 में। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे हम राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल आपको पूरी डिटेल से बताया है, आप उसको जरूर देखिए एक बार। ठीक है, आगे देखिए, फिर है आपके सामने आर्टिकल 65 64 दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्टिकल 65 में है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जब किसी कारणवश राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है तो उस समय पे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 65 में है। तो एक बार आप आर्टिकल रिवीजन कर लीजिए। आर्टिकल 63 में है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किसके तर्ज पे बनाया गया है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पे। ठीक है, अभी हम जस्ट आपको बताया है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पे ही लिया गया है भारत में उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद आर्टिकल 64 में वर्णन है कि उपराष्ट्रपति जो होगा ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये राज्यसभा का सभापति होता है, इसी के लिए इसको 4 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। ठीक है, अपने पद उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 65, इसमें वर्णन है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। फिर है आर्टिकल 66। देखिए, आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 66 में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, याद रखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसके निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? संसद के दोनों सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं और जितने भी मनोनीत सदस्य हैं, ठीक है, इन सभी के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और वहीं अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में आप जानते ही होंगे कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी भाग लेते हैं किसके? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 66 का क्लॉज 3। आर्टिकल 66 का क्लॉज 3 है। इसमें उपराष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। योग्यताओं का वर्णन किया गया है। देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, एक तो वो भारत का नागरिक हो, फिर 35 वर्ष उसका कम से कम आयु होना चाहिए, उसके बाद वो राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, अगर वहीं हम राष्ट्रपति की बात करते तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, और यहाँ राज्यसभा की जगह पे उसमें क्या हो जाता है? राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्य करने के लिए वेतन 4 लाख रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में है।
ठीक है। आर्टिकल 65 में किसका वर्णन है, आप बताइए। आर्टिकल 65 में वर्णन है कि राष्ट्रपति के एब्सेंस में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन 4 लाख रुपए प्रतिमाह दिया जाता है, याद रखिएगा, ये किसके लिए दिया जाता है, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, इसी के लिए इसको मिलता है 4 लाख रुपए प्रतिमाह। उपराष्ट्रपति को उसके पद यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है। आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 67, आर्टिकल 67। देखिए, इसमें वर्णन है कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक, यानी उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 67 में उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है, इसका वर्णन है। अब देखिए, आर्टिकल 67 का क्लॉज क, इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग कर सकता है। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है, इसको सीधा सीधी आप ये समझिए कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आगे देखिए, अब है अनुच्छेद 67 का ख, अनुच्छेद 67 का क्लॉज ख है। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, राज्यसभा के, ठीक है, याद रखिएगा यहां पे राज्यसभा के, ना कि लोकसभा के। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जिम्मेदार कौन है, राज्यसभा है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है। ठीक है, और जिससे लोकसभा सहमत है, लोकसभा का सिर्फ सहमत जरूरी है। ठीक है, सहमति इसका जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे बहुमत का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जिसमें बस लोकसभा सहमत हो। ठीक है, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को एक तो वो अपना त्याग पत्र दे सकता है डायरेक्ट राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 67 का क्लॉज क के तहत। आर्टिकल 67 के क्लॉज ख में वर्णन है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन, ठीक है, समस्त सदस्यों के बहुमत, ठीक है, बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। ठीक है, एक हटाने की यह भी प्रक्रिया है। आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 में वर्णन है समय पर चुनाव। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए समय पर चुनाव का वर्णन किस में है, आर्टिकल 68 में है। फिर है आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 69 में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है, यानी इसके ओथ का वर्णन किया गया है। ठीक है, शपथ का वर्णन किस आर्टिकल में है, उपराष्ट्रपति का, आर्टिकल 69 में। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 63 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा भारत का। उसके बाद फिर आर्टिकल 64 इंपॉर्टेंट है कि जो उपराष्ट्रपति होगा ये राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, और फिर है आर्टिकल 65 कि राष्ट्रपति के एब्सेंस में, यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और फिर है आपका आर्टिकल 69, यानी उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये 4 जो आर्टिकल हैं ये उपराष्ट्रपति से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ठीक है, इन चारों को आप जरूर याद रखिएगा। और 64-65 तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बिहार दरोगा में ये पूछा गया था, याद रखिएगा, ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न है, आर्टिकल 64। ठीक है, आगे देखिए, अब हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने आर्टिकल अभी तक हमने पढ़ा है उन सबको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ठीक है, वैसे हम शॉर्ट्स वीडियो में उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल को हमने आपको कवर करवाया है। चलिए इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, उसका निकास सनी है, आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, उसका निकास सनी है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट का नी और जो ह है ये साइलेंट है, इसको हटा दीजिए। बाकी जितने भी अक्षर हैं उन सब में एक एक आर्टिकल बैठा दीजिए। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल अभी हमने पढ़ा है, आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक, इन सबको आप एक सीरियली में बैठा दीजिए। देखिए, ऊ से आप याद रखिएगा 63 इसके सामने है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है आर्टिकल 63 में। 100 से याद रखिएगा सभापति, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसका वर्णन है आर्टिकल 64 में। का से याद रखिएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन किया गया है, कार्य का वर्णन किया गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 65 में। फिर नी से याद रखिएगा निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन, इसका वर्णन है आर्टिकल 66 में। फिर है का से याद रखिएगा कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसका वर्णन है आर्टिकल 67 में। फिर 100 से याद रखिएगा समय पर चुनाव, ठीक है, इसका वर्णन है आर्टिकल 68 में। और तालव्य 100 जो है इसका वर्णन है, तालव्य 100 का मतलब याद रखिएगा शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, इसका वर्णन है 69 में। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, आप उसे जरूर याद करके जाइएगा। आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आर्टिकल 65, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर आर्टिकल 69, आप इसको जरूर, ये जो 4 आर्टिकल हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, ये एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, आप इसको मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से
हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उन सब पे हमने अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। ऑप्शन है ए है अनुच्छेद 324, बी है अनुच्छेद 325, सी है अनुच्छेद 326 और डी है अनुच्छेद 327। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 326 में। किसमें? अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और आर्टिकल अनुच्छेद ये संविधान संशोधन, आप 61वां संविधान संशोधन जरूर याद रखिएगा। इसी संविधान संशोधन के तहत मतदाता की जो आयु थी उसे 21 वर्ष से घटा के, किससे घटा के? 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में है और आर्टिकल 324 से 329 तक में किया गया है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है आर्टिकल 326, इसमें वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये भी डेट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक संवैधानिक संस्था है, मतलब इसका मूल संविधान में वर्णन किया गया है। देखिए, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा कर ले। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, और एग्जामिनर यहीं से प्रश्न बनाता है। ठीक है, आपको बस ये 65 वर्ष वाला याद रहेगा, ये 62 वर्ष वाला अगर आप भूल गए तो फिर आपसे क्वेश्चन अगर अच्छे से पूछ दिया एग्जामिनर तो वहां गलत होने का चांस रहेगा। ठीक है, दोनों आप समझ लीजिए। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। ठीक है, और इसके अलावे जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक का होता है, याद रखिएगा। देखिए, पहले चुनाव आयोग एक सदस्य था, पहले जो चुनाव आयोग था एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। ठीक है, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और बाकी के 2 जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, और जो अन्य चुनाव आयुक्त है इसका कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है, और याद रखिएगा कि पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग हुआ करता था, लेकिन अक्टूबर 1993 ईस्वी से ये 3 सदस्यीय आयोग बन गया। ठीक है, देखिए, वेतन एवं भत्ता, निर्वाचन आयोग को जो वेतन एवं भत्ता दिया जाता है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। निर्वाचन आयोग का जो वेतन एवं भत्ता है ये किसके बराबर है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 6 है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है, ए है 26 नवंबर 1949, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 24 जनवरी 1950 और डी है 22 जुलाई 1947। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया था। आगे देखिए, अब हम भारत के जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक हैं इन सबको पूरी डिटेल से कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, नेशनल सिंबल। देखिए, राष्ट्रीय जो प्रतीक है भारत का, ये सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ये सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। देखिए, इसे संविधान सभा के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है जो सूत्र है सत्यमेव जयते, ये देवनागरी लिपि में अंकित है। प्रतीक के जो नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ सूत्र सत्यमेव जयते ये देवनागरी लिपि में अंकित है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक याद रखिएगा सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है, और इसे संविधान सभा के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, और इसके नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ जो सूत्र है सत्यमेव जयते ये देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, आगे देखिए, शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं ये अलग अलग रंग के होते हैं। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। देखिए, जो नीला रंग होता है ये भारत के मंत्रियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और लाल जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और जो हरा राष्ट्रीय प्रतीक है ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये तीनों प्रतीक आप जरूर याद रखिएगा। नीला भारत के मंत्रियों द्वारा,
नीला जो है ये भारत के मंत्रियों का प्रतीक है, लाल जो है ये राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों का प्रतीक है, और जो हरा है ये लोकसभा के सदस्यों का प्रतीक है। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय जो अनुसूचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग जो है ये भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। आगे देखिए, अब है आपके सामने राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये आपका तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? आपका तिरंगा, जिसमें याद रखिएगा कि 3 रंग है। तिरंगा मतलब 3 रंग है इसमें। याद रखिएगा, गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर है, उसके बाद सफेद है बीच में, उसके बाद गहरा हरा रंग जो कि नीचे में है। ठीक है, और सफेद पट्टी के बीच में, जो बीच में सफेद पट्टी है, इसके बीच में नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं। ये कभी कभी तीलियां पूछ दिया जाता है। ठीक है, नीले रंग का है चक्र और किसमें कितना तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। ठीक है, ये 24 तीलियां आप जरूर याद रखिएगा। 24 घंटे होते हैं ना जिस तरह घड़ी में, उसी तरह से 24 तीलियां हैं इसमें। देखिए, इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। किससे लिया गया है? सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देखिए, इसे संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसे संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। मेरे भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। अगर आपसे प्रश्न में पूछ देगा कि चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या है, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, तब आप लिख दीजिएगा 2:3। अगर लंबाई एवं चौड़ाई का पूछे तब होगा 3:2। ठीक है, तो कभी कभी इसको उलट के भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे अगर आप 3:2 सिर्फ रटे हुए हैं, लंबाई चौड़ाई का ये कुछ नहीं मायने रखते, सिर्फ 3:2, फिर आप गलत कर बैठते हैं। ठीक है, अगर वहां चौड़ाई और वहां अच्छे से बारीकी से आपको देखना है कि चौड़ाई एवं लंबाई का दे रहा है कि लंबाई एवं चौड़ाई का दे रहा है। ठीक है, अगर चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात दिया तब तो 2:3 होगा, अगर लंबाई एवं चौड़ाई का दिया तब आपका 3:2 होगा। ठीक है, यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, संविधान सभा के द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित ये जो तीनों फैक्ट हैं, बस आप इतना रट के जाइए। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित इतना फैक्ट बस आपको पता होना चाहिए कम से कम। सबसे पहला कि इसे संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगर चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात कहे तब 2:3 होगा। देखिए, संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 जुलाई 1947 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था। ठीक है, देखिए, इसमें जो केसरिया रंग है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया रंग है, ये जागृति, शौर्य एवं त्याग का प्रतीक है। जो सफेद रंग बीच में है ये सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है, और जो हरा रंग है ये जीवन समृद्धि का प्रतीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों व निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन का अधिकार है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार अब आम नागरिक भी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कर सकता है। आगे देखिए, जनवरी 2004 ईस्वी में मुख्य न्यायाधीश BN खड़े की अध्यक्षता में, किनकी अध्यक्षता में? BN खड़े की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह घोषणा किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, या फिर इसी को अ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, अब आपके सामने राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसे राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। अगर जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है, तब संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक के लिए झुकाया जाता है। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के अचानक निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। ठीक है, और पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व उपराष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु पर, याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज को 7 दिनों के लिए झुकाया जाता है। ठीक है, अगर वर्तमान का हो तब 12 दिनों के लिए, अगर पूर्व का हो तो फिर 7 दिनों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, झंडा गीत। अब भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत क्या है आपका? तो याद रखिएगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत है। इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, इसके रचयिता हैं श्यामलाल गुप्ता पार्षद। झंडा गीत के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं, और इसे सर्वप्रथम 1925 के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था। और किसकी अध्यक्षता में? सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में। आप जानते हैं कि 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था INC का, जानते हैं कि भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, इसी में सर्वप्रथम सरोजनी नायडू की ही अध्यक्षता में भारत का जो राष्ट्रीय गीत है,
राष्ट्रीय झंडा गीत है, ठीक है, सॉरी राष्ट्रीय झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसे गाया गया था, ठीक है। आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, आपका जनगण मन है, राष्ट्रगान है भारत का जनगण मन, जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसे याद रखिएगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण धड़ की अध्यक्षता में गाया गया था। आप जानते हैं कि राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रगीत क्या है आपका, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसे 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में, आप जानते हैं कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, ठीक है। तो तीनों एक जगह आप लिख लीजिए, झंडा गीत लिख के, उसके बाद फिर राष्ट्रगान लिख के, फिर राष्ट्रगीत लिख के, इस तीनों को आप जरूर लिख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कब और किसकी अध्यक्षता में गाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ये प्रश्न, ठीक है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में हुई थी। सामने राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान आपका क्या है, याद रखिएगा जनगण मन है, नेशनल एंथम जो है आपका जनगण मन है, और इसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। याद रखिएगा जनगण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर है। और संविधान सभा के द्वारा भारत का जो राष्ट्रगान है इसे कब स्वीकार किया गया था, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था, ठीक है। और इसी दिन आप जानते होंगे कि संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। अगर हम संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लिख लीजिए सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। और द्वितीय बैठक, संविधान सभा का जो द्वितीय बैठक हुआ था ये 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये चारों फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि राष्ट्रगान को गाने की जो अवधि है ये 52 सेकंड का है। अगर संक्षिप्त अवधि की बात करें तो 20 सेकंड लगता है। संक्षिप्त अवधि में सिर्फ राष्ट्रगान के ऊपर के भाग और नीचे के भाग को गाया जाता है, यानी ऊपर का लाइन और नीचे के लाइन को गाया जाता है। तो संक्षिप्त अवधि अगर पूछे तो 20 सेकंड, अगर पूर्ण अवधि पूछे तो 52 सेकंड, ठीक है। देखिए, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित बिशन नारायण दत्त कर रहे थे, इसी में सर्वप्रथम गाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान को किस अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित बिशन नारायण दत्त कर रहे थे। देखिए, राष्ट्रगान का जो वर्तमान संगीत में धुन है इसे बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कैप्टन राम सिंह ठाकुर को दिया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रगान जनगण मन, देखिए इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था, और इसका अंग्रेजी अनुवाद 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से किया जाता है, और इसका समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। हमारे भारतीय संसद के अधिवेशन का जो प्रारंभ होता है ये राष्ट्रगान से प्रारंभ होता है और राष्ट्रगीत से समाप्त होता है, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखिए, अब है आपके सामने राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग। भारत का नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम। राष्ट्रगान था आपका, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रगान अगर पूछे तो राष्ट्रगान भारत का है जनगण मन, जनगण मन राष्ट्रगान है, ठीक है। अगर राष्ट्रगीत पूछे तब आपका है वंदे मातरम। अगर झंडा गीत पूछ दे, झंडा गीत क्या है, तो याद रखिएगा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जिसके रचयिता कौन है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। देखिए, राष्ट्रगीत है आपका वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से इसे लिया गया है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, और इसे संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था, और ये सर्वप्रथम, याद रखिएगा, ये सर्वप्रथम आपका जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था, ठीक है। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, ठीक है। तो इन्हीं की अध्यक्षता के दौरान, याद रखिएगा, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया गया था, ठीक है। देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने की जो अवधि है ये 65 सेकंड है। कितना का है, 65 सेकंड का है, यानी 1 मिनट 5 सेकंड का है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे देखिए, अब आपके सामने राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर, देखिए हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये गिगेरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत, किस संवत पर, शक संवत पर आधारित पंचांग को भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो शक संवत आप याद रखिएगा, जो अभी वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है ये शक संवत पर आधारित है। याद रखिएगा, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में
कनिष्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था, ये कुषाण वंश का शासक था, याद रखिएगा। इसके बारे में हमने आपको इससे पिछले वाले सेशन में पूरे डिटेल से बताया है। देखिए इसे अपनाया कब गया था? राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, यानी हमारे देश आज़ाद होने के लगभग 10 वर्ष के बाद। ठीक है, याद रखिएगा, जो अपनाने का डेट है ना, इसको आप जरूर याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया था, और इसका प्रथम माह चैत्र माना जाता है, और इसका शुरू होता है आपका 22 मार्च, और जब लीप वर्ष का होता है कोई भी साल, तो उसमें ये शुरू होता है 21 मार्च को। ठीक है, आगे देखिए, अब है आपके सामने राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाबो क्रिस्टेटस। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। ये वैज्ञानिक नाम है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मेनिगी फेरा इंडिका, मेनिगी फेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालेंसिस। ठीक है, आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। याद रखिएगा, इसे 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये आप जरूर याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। इसे 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। ठीक है, इसे 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, तो भारत का अगर राष्ट्रीय नदी पूछे तो गंगा है, और इसे कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। और राष्ट्रीय जलीय जीव आपका क्या है? गंगा डॉल्फिन है, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। ठीक है, और याद रखिएगा, ये इसे 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये दोनों डेट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय नदी से संबंधित डेट और राष्ट्रीय जलीय जीव से संबंधित डेट। ठीक है, पहले नदी को मान्यता मिली थी और बाद में जीव को। चलिए अगला है आपका राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को माना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने भारत के जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह थे, उन सब के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे, उन सब के बारे में हमने काफी डिटेल से आपको बताया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है सिस्मोग्राम, बी है सिस्मोग्राफ, सी है सिस्मोस्कोप और डी है सिस्मोमीटर। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप तरंगों के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखिए, अब हम भूकंप से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट को देखते हैं। देखिए भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी के तहत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए भूकंप में 3 प्रकार का कंपन होता है। ये कंपन काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। पहला होता है प्राथमिक अथवा पी तरंग, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी या फिर पी वेव्स कहते हैं। ठीक है, फिर होता है द्वितीय अथवा एस तरंग, जिसको इंग्लिश में सेकेंडरी या फिर एस वेव्स कहते हैं। फिर होता है तीसरा सतही अथवा एल तरंगे, यानी सरफेस या फिर एल वेव्स। यानी जो तीनों तरंगे हैं, ये भूकंप के 3 कंपन होते हैं। कौन कौन से? भूकंप में जो 3 कंपन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और सतही। ठीक है, इन तरंगों को इंग्लिश में PSL कहते हैं। ठीक है, PSL आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पी से हो गया आपका प्राइमरी वेव्स, एस से हो गया आपका सेकेंडरी वेव्स, एल से हो गया आपका एल वेव्स। ठीक है, इसको आप बाद में पढ़िएगा, इसको लव वेव्स भी बोला जाता है। आगे देखिए, अगला आपके सामने प्राथमिक अथवा पी तरंगे। देखिए यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। प्राथमिक तरंग अथवा पी तरंगे जो है, ये पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। देखिए इसका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। इसकी जो गति होती है, ये सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। तो सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे कौन सी हैं? आपकी पी तरंगे हैं, और इसका जो वेग है, औसत वेग, ये सर्वाधिक होता है, यानी 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जब इसका वेग ही सर्वाधिक है तो ये सबसे पहले पहुंचेगा। फिर आपके सामने द्वितीय अथवा एस तरंगे। देखिए इसे अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है, तो अन्य नाम भी आप याद रखा करिएगा। द्वितीय अथवा एस तरंगे को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, और यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। तो केवल ठोस माध्यम से होकर कौन सी तरंगे गुजरती हैं? एस तरंगे गुजरती है, यानी द्वितीय तरंगे, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, यानी एस तरंगे। ठीक है, ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो द्वितीय जो तरंगे हैं, ये इसको अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जानते हैं, और ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। अगला है आपके सामने सतही अथवा एल तरंगे। देखिए इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से पुकारा जाता है।
इन तरंगों की खोज HD लव के द्वारा किया गया था। इन्हें कई बार लव वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, दिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे एल तरंगे, यानी लव वेव्स के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इसका अन्य नाम आर वेव्स भी है, रे लाइट वेव्स। तो एल वेव्स हो गया, आर वेव्स हो गया, ठीक है, सतही तरंगे हो गई, ये सभी नाम है आपका किसका, सतही तरंगे अथवा एल तरंगे का। ठीक है, देखिए ये तरंगे धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस तरल एवं गैस, ठोस तरल एवं गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। जो आपका एल तरंग है यानी लव वेव्स है, ये तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। भाई लव का बात है ना, किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है, और याद रखिए ये तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होता है, ये तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होता है। ठीक है, तो लव तरंगे हैं तो ये विनाशकारी होता है, आप जरूर इस बात को याद रखिएगा। और ये ठोस तरल एवं गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। और सिर्फ ठोस माध्यम से होकर कौन सी तरंगे गुजरती हैं, एस तरंगे गुजरती हैं। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स, यानी जिसको हम लोग द्वितीयक वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको द्वितीयक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इसके 3 स्केल हैं, रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पे कई बार प्रश्न बनता है, और आज का ये प्रश्न भी था कि भूकंपीय तरंगों को किसके द्वारा रेखांकित किया जाता है, तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, देखिए रिक्टर स्केल के बारे में याद रखिएगा कि ये भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, कौन सा, रिक्टर स्केल। देखिए इसका विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1935 ईस्वी में किया गया था। यह एक लघु गणकीय पैमाना है। ठीक है, जिसका पाठ्यांक 1 से लेकर 9 तक होता है। कितना तक होता है, 1 से लेकर 9 तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये 9 तक होता है। ठीक है, और प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। कितना गुना अधिक, 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। समझ सकते हैं, मान लीजिए कहीं पे भूकंप अगर 2 के स्पीड से आया है और कहीं पे भूकंप अगर 3 का आ गया है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो अगला जो 3 से आया है ये 10 गुना अधिक तीव्र है। ठीक है, पिछले वाले से। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट था। आगे देखिए केंद्र के बारे में आप याद रखिएगा, भूकंप में संबंधित। देखिए भूकंप के जो उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं, जहां से भूकंप का उद्भव होता है उसके स्थान को क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। देखिए इसके निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। ठीक है, जो केंद्र है इस पे तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, केंद्र पे पी, एस और एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। आप जानते हैं कि जो एल वेव्स है ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकता है। जो एस तरंगे हैं ये केवल सॉलिड यानी ठोस में गमन करते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। और पी तरंगे के बारे में आप जानते हैं इसका वेग सर्वाधिक होता है और सबसे पहले पहुंचने वाला भी यही तरंग है। ठीक है, आगे देखिए पृथ्वी के जिस क्षेत्र में भूकंप तरंगे नहीं पहुंचती हैं, पृथ्वी के जिस क्षेत्र में भूकंप तरंगे नहीं पहुंचती है उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र, छाया क्षेत्र कहा जाता है, यानी शेडो जोन कहा जाता है। ठीक है, जहां पे भूकंप तरंगे नहीं पहुंचती है उसको छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जरूर जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए अब है आपके सामने अधिकेंद्र, जिसको इंग्लिश में ईपी सेंटर बोलते हैं। देखिए भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, मान लीजिए भूकंप का केंद्र यहाँ है और ये आपका स्थल है, इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर का जो पृथ्वी पर का जो स्थान होता है इसको अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको इंग्लिश में ईपी सेंटर बोलते हैं। आगे देखिए अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। सागरीय भूकंपों द्वारा जो उत्पन्न लहर होता है उसको क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भूकंप से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने उन सभी को देखा। अब बस इतना याद रखिएगा, पी, एस, एल तरंग के बारे में, सिस्मोग्राफ के बारे में, रिक्टर स्केल के बारे में, इससे ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अधिकेंद्र के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है, केंद्र के ऊपर का जो हिस्सा होता है, यानी जो केंद्र जहाँ पे रहता है भूकंप का, और उसी केंद्र के ऊपर जो पृथ्वी के सतह का जो बिंदु होता है उसी को अधिकेंद्र बोलते हैं। तो केंद्र याद करके उसके ऊपर अधिकेंद्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी तरंगे हैं इस तरंगों को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, यही बार बार पूछा जाता है, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने भूकंप से संबंधित सभी फैक्ट को देखा। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि ओलिव की शाखा इनमें से किसका प्रतीक है। ओलिव की शाखा इनमें से किसका प्रतीक है। ए है संस्कृति एवं सभ्यता का, बी है विरोध का, सी है संकट का और डी है शांति का। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांति का। ओलिव की जो शाखा है ये शांति का प्रतीक है। देखिए संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक आप याद रखिएगा, कलम होता है, कलम होता है, कमल का फूल होता है। ठीक है, कमल का फूल होता है। ठीक है, ये जो दोनों है ये संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। फिर देखिए विरोध का, काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है, काला जो झंडा है काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। फिर देखिए संकट का प्रतीक उल्टा झंडा होता है, उल्टा झंडा ये संकट का प्रतीक होता है। ठीक है, आगे देखिए आप जितने भी प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक हैं एक नज़र देखिए इसको। देखिए कलम,
कलम ये संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। फिर देखिए कमल का फूल, ये भी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक होता है। फिर है रेड क्रॉस, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल, रेड क्रॉस जो है ये डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक होता है। फिर है लाल झंडा, ये क्रांति या खतरे का सूचक होता है। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक होता है। फिर है काला झंडा, काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। फिर है पीला झंडा, पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा हुआ झंडा होता है। ठीक है। फिर है उल्टा झंडा, ये संकट का प्रतीक होता है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक होता है। फिर है झुका झंडा, झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। फिर है सफेद झंडा, ये संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। आगे देखिए फिर है कलम, देखिए रिपीट हो गया है, कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। और कमल का फूल भी, कमल का फूल और कलम ये दोनों संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। फिर है लाल त्रिकोण, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। ठीक है। फिर है कबूतर पक्षी, ये शांति का प्रतीक होता है। फिर है लाल प्रकाश, लाल प्रकाश ये खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक होता है। फिर है हरा प्रकाश, हरा प्रकाश याद रखिएगा यातायात जाने का संकेत होता है। ठीक है। यातायात जाने का संकेत क्या होता है आपका? हरा प्रकाश। और यातायात रोकने का प्रतीक क्या होता है आपका? लाल प्रकाश। ठीक है। देखिए एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, ठीक है, यह है आपका बिजली का खतरा। ठीक है। एक दूसरे को काटती हुई हड्डियां और ऊपर जो खोपड़ी होती है, ये किसका प्रतीक है? ये बिजली का खतरा का प्रतीक है। देखिए बाह पर काला पट्टी, बाह पर काला पट्टी ये शोक विरोध और दुख का प्रतीक होता है। शोक विरोध और दुख का प्रतीक क्या होता है आपका? बाह पर काला पट्टी। फिर देखिए चक्र, चक्र होता है आपका प्रगति का प्रतीक, चक्र प्रगति का प्रतीक माना जाता है। फिर है ओलिव की शाखा, ओलिव की शाखा ये शांति का प्रतीक माना जाता है। आज का ये प्रश्न भी था, ओलिव की शाखा ये शांति का प्रतीक माना जाता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रमुख चिन्ह एवं उसके प्रतीक को देखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है ए है 1784 में, बी है 1861 में, सी है 1953 में और डी है 1954 में। तो संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1953 ईस्वी में हुई थी। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। और संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी बताई गई है? तो याद रखिएगा 8 बताई गई है। ठीक है। और याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी संख्या 9 बताई गई है। और संस्कृति मंत्रालय जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है, 9वां जो क्लासिकल डांस है, 9वां शास्त्रीय नृत्य है, ये किसको मानता है? छऊ को मानता है। ठीक है। याद रखिएगा। और शास्त्रीय संगीत नाट्य अकादमी के तहत शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 बताई गई है। एग्जाम में अगर पूछे तो 8 ही टिक लगाइएगा। ठीक है। अब देखिए जितने भी भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष है इसको एक नज़र देख लीजिए। देखिए एशियाटिक समाज, एशियाटिक समाज की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। फिर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में किया गया था। ठीक है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1881 ईस्वी में किया गया था। फिर है केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1891 ईस्वी में किया गया था। फिर है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, इसका स्थापना किया गया था 1945 ईस्वी में। फिर है राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि कहाँ पे है? कोलकाता में, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था, राष्ट्रीय पुस्तकालय का। ठीक है। फिर है संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी या नाट्य अकादमी, इसका स्थापना किया गया था 1953 ईस्वी में। और ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा। और संगीत नाट्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है। चलिए आगे देखिए साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। फिर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। तो आप इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन हुआ करता था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन है ए महापद्म नंद, आप जानते हैं कि महापद्म नंद ये नंद वंश का संस्थापक था। फिर है धनानंद, ये नंद वंश का अंतिम शासक हुआ था। फिर है सुकल्प और फिर है चंद्रगुप्त मौर्य, आप जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनानंद। जो धनानंद था ये सिकंदर का समकालीन शासक हुआ करता था। ठीक है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखिए सिकंदर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन सबको एक नज़र देख लेते हैं।
देखिए इनका जन्म, सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। और इसके पिता का नाम था फिलिप। ये फिलिप का पुत्र हुआ करता था और जो फिलिप था ये मकदूनिया का शासक हुआ करता था। ठीक है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम फिलिप था। ठीक है, जो कि मकदूनिया का शासक हुआ करता था। देखिए सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। और अरस्तु किसका शिष्य था? तो याद रखिएगा, पुलुटार का शिष्य हुआ करता था। पुलुटार का शिष्य कौन था? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य हुआ था सिकंदर। देखिए सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। और सिकंदर का जल सेनापति हुआ करता था निडियाकस। ये दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, जबकि सिकंदर के जल सेनापति का नाम था निडियाकस। ठीक है, आगे देखिए सिकंदर के बारे में। देखिए सिकंदर और पोरस के बीच, सिकंदर और पोरस जो कि पंजाब का शासक हुआ करता था, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, जिसको हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम या बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम या बितस्तता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे देखिए सिकंदर का भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इससे ईस्वी संबंधित जो भी है आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और सिकंदर का भारत विजय अभियान हुआ था 326 ईसा पूर्व में। देखिए सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत में युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? ब्यास नदी को पार करने से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 325 ईसा पूर्व में सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा वापस लौट गया। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा वापस लौट गया। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में गंभीर बीमारी के कारण 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में मात्र 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई थी। आप जानते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी, यानी 33 वर्ष तक ये जीवित रहा था। 326 ईसा पूर्व में ये भारत विजय अभियान किया था और 325 ईसा पूर्व में ये वापस लौट गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये चारों ईस्वी सिकंदर से संबंधित है, जरूर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम हुआ करता था बहु केफला। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम था बहु केफला, जिसके नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था, बहु केफला नगर। ठीक है, तो सिकंदर के प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? बहु केफला नाम था, जरूर याद रखिएगा। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप हुआ करता था। और याद रखिएगा कि भारत का मगध का जो शासक है, मगध का शासक धनानंद जो है, ये सिकंदर का समकालीन हुआ करता था। तो सिकंदर का समकालीन शासक कौन था? धनानंद था। ठीक है, आप धनानंद के बारे में जानते हैं कि ये नंद वंश का अंतिम शासक हुआ था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करके मगध पे एक नए वंश मौर्य वंश की नींव डाला था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर किया करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।